हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैंने स्टैटिस्टिकल टर्म, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स होते हैं, उन पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करा है फॉर योर अपकमिंग बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, इन पर एग्जाम में कंपलसरी 2 to 3 क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं और इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 4 to 5 डेज ही रिमेनिंग है। सो इन 4 to 5 डेज में भी अगर अभी तक आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करे हैं तो अभी भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो थ्रू आवर कोर्स। सो हमारे कोर्स में हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए 1000+ 1 डे रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास नोट्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी फुल प्रैक्टिस होती है। आपको पता चलता है कि आपको कौन सा जो टॉपिक है ये वीक है, आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, हमारी जो 1 डे रिवीजन पीडीएफ है, इसमें हमने 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारी इसी पीडीएफ से उनको डायरेक्टली एग्जाम में कई क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन हमारे इसी पीडीएफ से उन्हें पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। First question, if a set of points represent probability density, then the third central moment is Z. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब होता है डेटा, कि आपके पास जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, मान लीजिए आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपने इस तरीके से आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर लिया। देन इस केस में आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि थर्ड सेंट्रल मूवमेंट क्या होगा। मूवमेंट क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मूवमेंट उसको डिस्क्राइब करता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस चीज को आपका मूवमेंट डिस्क्राइब करता है। याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक में 4 सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे वो 4 सेंट्रल मूवमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है स्टैटिस्टिक में मीन। मीन आपका फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है। मीन जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, मीन जिसे हम एवरेज भी कहते हैं।
सो मीन क्या होता है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल वैल्यू, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू को बताए। सो मीन जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना है। मीन आपकी फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होती है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के एवरेज वैल्यू को बताती है। देन वेरिएंस, वेरिएंस आपकी सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है। वेरिएंस आपका सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है और वेरिएंस बताता है आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितना कम स्प्रेड है, ये आपका वेरिएंस बताता है। सो वेरिएंस जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। देन थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट होता है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस ये आपका थर्ड सेंट्रल मूवमेंट होता है। स्क्यूनेस ये बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है या फिर नहीं। सो जैसे आप देख रहे हो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं इसको बीच से कट करूँ, एग्जैक्ट मैं इसको बीच से पार्ट कर दूं, तो मुझे ये जो फिगर दिखेगा लेफ्ट और राइट साइड का, ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे, दोनों भी सेम इमेज दिखेंगे अगर मैं इस डायग्राम को बीच से कट करूँ। मतलब आप ये कह सकते हो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो स्क्यूनेस बेसिकली ये बताता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है या फिर नहीं। तो स्क्यूनेस को हम बीटा 1 से डिनोट करते हैं। देन कर्टोसिस, कर्टोसिस क्या होता है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के फ्लैटनेस को बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर ज्यादा फ्लैट है, कहाँ पर पीक पर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर फ्लैट हो रहा है, ये आपका कर्टोसिस बताता है। सो कर्टोसिस ये आपके फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट होता है और कर्टोसिस को हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं। सो याद रखना है आपको, ये 4 स्टैटिस्टिक में सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं। सो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट होता है आपका स्क्यूनेस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द स्क्यूनेस इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है तो उस केस में आपके स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कुछ इस तरीके से दिखता है आपका, मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। अगर आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दोगे, इसको बीच से आप कट कर देते हो, तो ये जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाता है। और उसी तरीके से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आपको याद रखना है। सो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू, जिससे हम स्क्यूनेस को बीटा 1 से डिनोट करते हैं, तो स्क्यूनेस बीटा 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। स्क्यूनेस बेसिकली यही बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है तो याद रखिएगा हमेशा आपकी जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, the first three movements of a distribution about the mean x bar are 1, 4 and 0. The distribution is, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज गिवन है 1, 4 एंड 0 एंड हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है कुछ इस तरीके से, आपका डेटा आप क्या करते हो ग्राफ में कन्वर्ट करते हो, आप बताते हो कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपका जो मूवमेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो मूवमेंट होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। अब जैसे हमने देखा था स्टैटिस्टिक में टोटल 4 सेंट्रल मूवमेंट होते हैं। ओके, 4 सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं। उसमें आपका फर्स्ट जो सेंट्रल मूवमेंट होता है वो होता है मीन, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 मूवमेंट्स गिवन है 1, 4 एंड 0। सो फर्स्ट मूवमेंट आपका मीन होता है, इसलिए मीन की वैल्यू हो जाएगी 1। देन सेकेंड आपका सेंट्रल मूवमेंट होता है वेरिएंस। सो वेरिएंस की वैल्यू भी यहाँ पर उन्होंने दे रखी है विच इज 4। देन थर्ड सेंट्रल मूवमेंट जो होता है आपका स्क्यूनेस होता है। ओके, एंड स्क्यूनेस की भी वैल्यू उन्होंने दे रखी है विच इज 0। तो आपको ये याद रखना है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम क्वेश्चन है, उसी को, उस क्वेश्चन को ही इन्होंने मॉडिफाई कर कर पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है एंड देन हमें स्क्यूनेस की वैल्यू बतानी थी। तो याद रखना है जब भी आपके स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है उस केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, देन यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड सेकेंड
सेंट्रल मोमेंट्स के भी वैल्यू गिवन थे 1 और 4। सो ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन जब भी आप देखते हो कि आपकी जो स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू अगर 0 है, उस केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा। आपको इतना याद रखना है बस। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, सिमेट्रिकल। सो याद रखना है जब भी आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू जो कि आपका बीटा 1 होता है, बीटा 1 अगर 0 हो गया इक्वल टू 0, देन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट, the degree to which numerical data tend to spread out about an average value is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उसको स्प्रेड आउट करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है और उस डेटे को, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब मान लीजिए किसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की मैंने हाइट मेजर कर ली, पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसकी, उस पॉपुलेशन की, और या फिर उस सैंपल की मैंने हाइट मेजर कर ली। हाइट मेजर करने के पास मेरे पास एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया। देन मैं उस न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ में प्लॉट करूंगी, मतलब कुछ इस तरीके से मैं इसको स्प्रेड आउट करूंगी, तो कुछ इस तरीके से मुझे एक ग्राफ मिल जाएगा। तो ये बेसिकली स्प्रेड, कितना स्प्रेड है मुझे ये देखना है कि कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितने लोगों की हाइट मैक्सिमम है, कितने लोगों की हाइट मिनिमम है, कितने लोगों की हाइट कम है। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने डेटा को प्लॉट कर लूंगी। तो कितना स्प्रेड है मेरा डेटा, कितना ज्यादा स्प्रेड है, ये हमको कौन सा ऑप्शन बताता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो आपको वेरिएंस बताता है। वेरिएंस ये आपका सेंट्रल मूवमेंट होता है, ये आपकी सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है, जो आपको बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स्ड हो। लेकिन वेरिएंस क्या होता है, जो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो स्प्रेड आउट हो, कितना कैसा स्प्रेड आउट हो वो बता रहा है। कांस्टेंट तो हर बार कांस्टेंट रुकी हुई चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। स्क्यूनेस ये नहीं बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन डी, कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या बताता है, आपके डेटा की फ्लैटनेस, कहाँ पर आपका डेटा फ्लैट है, कहाँ पर आपका डेटा पीक पर जा रहा है, ये आपका कर्टोसिस बताता है। लेकिन कर्टोसिस ये नहीं बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपका जो डेटा होता है वो कितना स्प्रेड आउट है, कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो आपका बताता है वेरिएंस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएंस, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड देन दी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, तो उस केस में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये डायग्राम के थ्रू देखना है कि पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है और नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्क्यूनेस ये बताता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं। तो अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है तो आपके स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है, एंड उस केस में आपका जो मीन, मीडियन एंड मोड होता है वो इक्वल होता है। एंड ये भी बात याद रखनी है, आपकी स्क्यूनेस जिसको हम बीटा 1 से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू 0 हो जाता है। देन पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, जिसमें आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, आपकी जो टेल है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है। एंड देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में पूछ रहा है तो हम नेगेटिवली स्क्यूड को ज्यादा फोकस करेंगे। तो नेगेटिव स्क्यू क्या होता है, जिसमें आपका जो ग्राफ है उसकी टेल राइट साइड में टिल्टेड होती है। तो आपको ये देखना है आपका जो ग्राफ है वो ज्यादातर राइट साइड में टिल्टेड होता है, तो उससे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड। अब इस डायग्राम को हम रिफर करेंगे एंड देन ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बता रहा है कि मीन इज मोर देन मोड। ओके, मीन ज्यादा है मोड से, लेकिन हम इस डायग्राम में देख रहे हैं तो सब में छोटा मीन है, देन मीन से थोड़ी बड़ी वैल्यू आपकी मीडियन की होगी, एंड देन सबसे बड़ा आपकी मोड की वैल्यू होगी। लेकिन आपको ऑप्शन ये बता रहा है कि मीन इज मोर देन मोड, लेकिन ऐसा नहीं है, मीन सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मीडियन इज एट राइट टू द मोड। तो मीडियन का है आपके मोड के राइट में नहीं प्रेजेंट है, बल्कि आपके मोड के लेफ्ट में आपका मीडियन प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी देखते हैं, मीन इज एट द राइट टू द मीडियन। तो मीन आपके मीडियन के राइट में है, ये ऑप्शन बता रहा है, लेकिन नहीं,
हम देख रहे हैं इस डायग्राम में मीन आपके मीडियन के लेफ्ट में प्रेजेंट है, ना कि राइट में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हम देखेंगे मीन इज लेस देन मोड। सो यस, मीन आपका जो मीन है वो मोड से लेस है और मीडियन से भी लेस है। सो इस ऑप्शन में आपको बता रहा है मीन आपका लेस है मोड से। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो नेगेटिव स्क्यू के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है कि मीन सबसे छोटा होता है, देन उससे बड़ा होता है आपका मीडियन, देन सबसे बड़ा होता है आपका मोड। तो ये आपका नेगेटिव स्क्यू का रिलेशन होता है मीन, मीडियन एंड मोड में। सबसे छोटा आपका मीन होता है, देन मीडियन होता है, एंड देन लास्ट आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू मोड की हो जाएगी फॉर नेगेटिवली स्क्यूड। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन इज लेस देन मोड। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, for frequency distribution of a variable x, mean is equals to 32, median is equals to 30. The distribution is, इस क्वेश्चन में हमें मीन की वैल्यू गिवन है विच इज 32, मीडियन की गिवन है 30 एंड हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा उस केस में कैसा होगा, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, या फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम देखते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में हमें मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी सेंट्रल टेंडेंसीज की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मीन एंड मीडियन की ही वैल्यू गिवन है। सो मीन, मीडियन एंड मोड में कुछ रिलेशन होता है। सो उस रिलेशन को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। सो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला होगा आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। सो हमें मीडियन एंड मीन की वैल्यू गिवन है, हम वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है 30 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 32। सो 3 इंटू 30 हो जाएगा आपका 90 माइनस 2 इंटू 32 आपका हो जाएगा 64। सो 90 माइनस 64 आपका आंसर हो जाएगा 26। सो यहाँ पर हमें मोड की वैल्यू पता चल गई है विच इज 26। सो मीन की वैल्यू आपकी है 32, मीडियन की 30 एंड मोड की 26। तो सबसे छोटी वैल्यू आप देख रहे हो आपकी मोड की सबसे छोटी वैल्यू है। पहले आपकी मोड की वैल्यू सबसे छोटी है, तो मोड आपका सबसे छोटा हो जाएगा। देन उससे बड़ी वैल्यू आपकी है मीडियन की। सो मोड से मीडियन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देन सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी मीन की, सो मीडियन से भी बड़ा आपका मीन हो गया। सो यहाँ पर आपके मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, देन मीडियन एंड देन मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। जैसा कि आप देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखना है, इस डायग्राम में आपको देखना है, ये रिलेशन आपको पॉजिटिव स्क्यूड में देखने मिलेगा। पॉजिटिव स्क्यू में सबसे छोटा आपका मीन है, देन मीडियन है एंड देन यहाँ पर सबसे बड़ा आपका मीन की वैल्यू आ जाएगी। पहले पॉजिटिव स्क्यूड में पहले मोड की सबसे कम वैल्यू होगी, देन उसके बाद आपका मीडियन आता है एंड मीडियन के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी मीन की हो जाएगी। सो यहाँ पर इस केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक आर टाइप्स ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक ये किस सेंट्रल मूवमेंट्स के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके कोर्टोसिस के टाइप्स होते हैं। अब कोर्टोसिस क्या होता है, जैसे हमने देख लिया, कोर्टोसिस आपकी फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट होती है जिसमें आप ये बताते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन की फ्लैटनेस कैसी है, कहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर पीक पर जा रहा है, ये आपका कोर्टोसिस बताता है। सो कोर्टोसिस के भी 3 टाइप्स होते हैं, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक। सो ये तीनों भी क्या होते हैं इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मेसोकर्टिक क्या होता है, ये सेम आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे हो ब्लैक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लैक में जो ये फिगर है ये आपका हो जाता है मेसोकर्टिक। ये आपका बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल है, ये सेम उसी तरीके से होता है। तो ये मेसोकर्टिक होता है। देन प्लेटिकर्टिक मतलब ये आपका जो ब्राउनिश कलर में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका हो जाता है प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक आप देख रहे हो ये फ्लैट होता है,
यहाँ पर इसकी पीक बहुत कम होती है, पीक बहुत कम है, और आपका जो डेटा है यहाँ पर बहुत कम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत कम स्प्रेड होता है। यहाँ पर आपका जो डेटा है बहुत कम फ्लैट होता है, ज्यादा फ्लैट नहीं होता है। देन उसी तरीके से लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक ये कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपकी फिगर दिखेगी, जिसमें आपका जो डेटा होता है वो ज्यादा यहाँ पर स्प्रेड आउट होता है। तो आपका ये होता है लेप्टोकर्टिक। याद रखना है लेप्टोकर्टिक को आप पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, एंड प्लेटिकर्टिक को आप नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, एंड मेसोकर्टिक को आप मेसोकर्टिक ही कहते हैं बेसिकली। यहाँ पर उसका के लिए कुछ नाम नहीं होता है, बस आपको याद रखना है लेप्टोकर्टिक में बहुत ज्यादा हाई पीक होती है, देख रहे हैं आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई पीक होती है, और ये आपका पॉजिटिव कर्टोसिस भी हम कहते हैं लेप्टोकर्टोसिस को, सॉरी लेप्टोकर्टिक को, एंड प्लेटिकर्टिक को हम नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा फ्लैट होता है, कुछ इस तरीके से होता है, उसकी पीक भी बहुत कम होती है। एंड मेसोकर्टिक ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखता है। तो ये तीनों भी आपके कर्टोसिस के टाइप होते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कर्टोसिस। नेक्स्ट, द कर्टोसिस ऑफ एनी यूनिवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की क्या वैल्यू होगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मेसोकर्टिक भी कहते हैं, उस केस में आपकी कर्टोसिस, कर्टोसिस जिसे हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3 इक्वल टू 3। याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक हो उस केस में आपकी कर्टोसिस यानी बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। देन हम रिमेनिंग कर्टोसिस के बारे में देख लेते हैं, जैसे लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक को हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव कर्टोसिस की वैल्यू और लेप्टोकर्टिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है, याद रखिएगा। लेप्टोकर्टिक जिसे हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है, एंड प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है, और मेसोकर्टिक की इक्वल टू 3 होती है। प्लेटिकर्टिक जिसे हम नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव कर्टोसिस की 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, 3 से ज्यादा वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस की, जिसे हम लेप्टोकर्टिक भी कहते हैं। नेगेटिव कर्टोसिस जिसे हम प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से कम होती है, लेस देन 3 होती है। एंड मेसोकर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कर्टोसिस की वैल्यू, इस केस में अगर आपका मेसोकर्टिक यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, 3। नेक्स्ट, which of the following statement is or are correct regarding kurtosis of the data? इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू kurtosis और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये सारे डायग्राम आपको एक बार अच्छे से याद कर जाना है, तो आप कभी नहीं भूलोगे ये सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए आपको डायग्राम मस्ट है, आपको याद ही रखना है, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये सारे 4 सेंट्रल मूवमेंट्स को आप याद रख पाओगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें कर्टोसिस के टाइप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, पॉजिटिव कर्टोसिस इंडिकेट्स रिलेटिवली फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉजिटिव कर्टोसिस आप ये बता रहा है कि पॉजिटिव कर्टोसिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्लैट होता है। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं पॉजिटिव कर्टोसिस किसे कहते हैं, लेप्टोकर्टिक को, लेप्टोकर्टिक को हम कहते हैं पॉजिटिव कर्टोसिस। सो पॉजिटिव कर्टोसिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्लैट नहीं होता है बल्कि पिक्ड होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है इस पॉइंट पर, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा पिक्ड होता है आपके पॉजिटिव कर्टोसिस में, फ्लैट नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option B, negative kurtosis indicates a relatively peaked distribution. Negative kurtosis जिसे हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं, ये आपका हो जाता है नेगेटिव कर्टोसिस। नेगेटिव कर्टोसिस का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट होता है ना कि पिक्ड होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्लैट होता है, पिक्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी इनकरेक्ट है।
देन ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में आपका एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, हम एक बारी फिर से देख लेते हैं. पॉजिटिव कर्टोसिस जिसे हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है. देन प्लेटिकर्टिक जिसे हम नेगेटिव कर्टोसिस कहते हैं, नेगेटिव कर्टोसिस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्लैट होता है, बहुत ज्यादा पिक नहीं होता है. और मेसोकर्टिक में आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, जिसमें आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी वैल्यूज एक दूसरे से इक्वल होती है. सबको याद रखना है. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, in symmetrical distribution q3 minus q1 is equals to 20, median is equals to 15, q3 is equal to. इस क्वेश्चन में हमें q3 minus q1 की वैल्यू गिवन है which is 20, मीडियन की वैल्यू गिवन है 15 एंड q3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो ये क्या है q3 q1, सो ये होते हैं आपके क्वार्टाइल्स. ये आपके क्वार्टाइल्स होते हैं जो आपका जो डेटा होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 4 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करते हैं, उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स बेसिकली आपके डेटा को बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है. सो जैसे कि इस डायग्राम में आपको देखना है, ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करा, क्वार्टाइल्स करते मतलब आपके डेटा को 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया. जैसे ये हो जाएगा आपका Q1, देन ये हो जाएगा आपका Q2 एंड ये हो जाएगा आपका Q3. तो इस तरीके से आपने आपके डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये लास्ट इज फोर्थ. यस, इस तरीके से आपने 4 पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड कर लिया, उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स. देन अब यहाँ पर आप देख रहे हो Q1 का मतलब होता है कि आपका डेटा 25% इस रीजन में लाइक कर रहा है. Q3 का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो 75% इस रीजन में लाइक कर रहा है. एंड Q2 का मतलब होता है आपका डेटा कुछ इस रीजन में लाइक कर रहा है. अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन एंड Q3 माइनस Q1 बस इतनी ही वैल्यूज गिवन है जो कि है 20 एंड 15. तो इस क्वेश्चन में हमें बस इन दोनों ही वैल्यू, यही दो ही वैल्यू गिवन है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. सो वो रिलेशन का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो होता है आपका इस रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला याद रखना है. मीडियन का फॉर्मूला होगा इस केस में Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2. तो Q1 प्लस Q3 हमें पता नहीं है, सो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज होगा. देन मीडियन हमें पता है विच इज 15. सो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो Q1 प्लस Q3 आपका हो जाएगा 30, 15 इंटू 2 हो जाएगा आपका 30. सो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. देन उसी तरीके से हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हमें गिवन है. Q3 माइनस Q1 की वैल्यू जो कि है 20. ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई. सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे. ओके, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका Q1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. Q3 यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है तो ये कैंसिल नहीं करना है आपको. सो यहाँ पर Q3 2Q3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करना है. 30 प्लस 20 आपका हो जाएगा 50. सो Q3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2. सो Q3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25. तो यहाँ पर आपकी जो Q3 की वैल्यू है वो है 25. दैट्स वाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 25. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस.